हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत सर। हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं उसमें मानव संसाधन का टॉपिक चल रहा था। और मानव संसाधन के टॉपिक में हमने जो जनसंख्या का बिंदु लिया है, उस जनसंख्या के बिंदु में हमने जो पढ़ लिया वो पढ़ा था उसके पहले के वीडियो में, जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। एक बार आपको फिर से बता दें, जो जनसंख्या जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मानव संसाधन का जो पार्ट है उसमें मानव है वो एक इकाई के रूप में है। अब मानव को या उस संसाधन को जब पढ़ना है, मनुष्य एक संसाधन के रूप में, तो जो मनुष्य है वो जनसंख्या का ही एक भाग है या उसकी एक इकाई है। इसलिए हम ये जनसंख्या के टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मानव संसाधन के अंतर्गत एक पढ़ लिया था हमने, जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। अब आगे ले रहे हैं हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी जन्म और मृत्यु के अंतर और प्रवसन के कारण होती है। किसी भी स्थान की अगर जनसंख्या में वृद्धि या कमी, कहीं पर जनसंख्या बढ़ गई और कहीं पर जनसंख्या कम हो गई, तो मूल जो कारण होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जन्म, एक मृत्यु और एक प्रवसन। अब इसको थोड़ा समझेंगे आगे। जन्म, मृत्यु और प्रवसन, ये तीनों किस तरह से जनसंख्या की वृद्धि या कमी को करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। किसी विशेष स्थान पर, जैसे जनसंख्या की परिभाषा यही थी कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो लोग रहते हैं उसको जनसंख्या कहते हैं। तो यहीं पर वो भी निश्चित समय और निश्चित स्थान, विशेष समय यानी निश्चित समय और निश्चित स्थान यानी किसी देश या स्थान, तो वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, कम हुई या ज़्यादा हुई। और क्यों होती है? ये तीन कारण हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवसन। जन्म यानी जब लोग जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, तो अगर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है यानी जन्म दर ज़्यादा है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। और अगर मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर से मृत्यु दर ज़्यादा है, तो जनसंख्या में कमी होगी। और इन दोनों के अलावा एक और कारण है प्रवसन। प्रवसन का मतलब होता है उस जगह को छोड़ करके चले जाना या उस जगह पर आ जाना, दोनों बातें। अगर उस जगह को छोड़ करके लोग कहीं और चले गए तो जनसंख्या में कमी होगी, परंतु उस जगह पर उस समय में लोग आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जैसे किसी गांव के से लोग रोज़गार के लिए शहरों में जाते हैं, तो उस प्रवसन से उस गांव की जनसंख्या में तो कमी आ जाती है, परंतु शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, ये प्रवसन। और जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, तो कोरोना की महामारी से लोग शहरों से वापस पलायन करके अपने गाँवों की तरफ आ रहे हैं, तो शहरों में जनसंख्या में कमी हो जाएगी और गाँवों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रवसन होता है। जन्म और मृत्यु मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जन्म, जब जन्म दर ज़्यादा है, शिशु की जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो वृद्धि, और अगर मृत्यु ज़्यादा है तो कमी। और जन्म और मृत्यु का अंतर और प्रवसन के कारण ही किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। ओके, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। यह परिवर्तन दो प्रकार से व्यक्त होता है। ये जो जनसंख्या में परिवर्तन है या लोगों की संख्या में परिवर्तन है, वो दो प्रकार से व्यक्त होता है। एक तो होती है सापेक्ष वृद्धि, और प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा वृद्धि। ठीक है, सापेक्ष वृद्धि और प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष। जैसे हमारे देश की जनगणना होती है वो प्रति 10 वर्ष में होती है। 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई और अभी 2021 में होने वाली थी, परंतु अभी ये जो कोरोना महामारी की वजह से अभी थोड़ा ये मामला स्थगित में है, पर ये होगी ज़रूर। ओके, तो प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा वृद्धि, ये परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन या लोगों में परिवर्तन दो प्रकार से होता है।
पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटा करके जो प्राप्त किया जाता है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में, जैसे अभी हमारी जनगणना नहीं हुई तो हम बात करते हैं 2001 और 2011, तो पहले की जनसंख्या यानी 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी 2011 की जनसंख्या से घटा करके जो प्राप्त किया जाता है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, इसको निकालने का ये तरीका है निरपेक्ष वृद्धि, और इसके पहले पढ़ा था सापेक्ष वृद्धि। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। किसी भी वर्ष में मूल जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की, उसमें उसके प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, 100 पर निकाला जाता है वो प्रतिशत होता है लगभग, तो प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर जो हुई व्यक्तियों की वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर 100 व्यक्तियों पर निकाली जाती है, तो वो प्रतिशत के आंकड़े जैसी ही होती है वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर यानी 10 साल की वृद्धि दर 21.44 है। दशकीय अभी हमने पढ़ा था कि 100 पर निकाली जाती है, तो प्रत्येक 100 लोगों पर कितने लोग बढ़ रहे हैं, 21.44 लोग, दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की। और भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर है 17.64 देश की दशकीय वृद्धि दर, और राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.44। इस हिसाब से भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है उससे राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिक है, यानी भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है जिस हिसाब से, उससे ज़्यादा राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये दशकीय वृद्धि दर से निकाला जाता है। हर 10 साल की वृद्धि दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.55% रही, जो सबसे अधिक, और गंगानगर जिले में 10.06% रही, सबसे कम। जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 10 साल की वृद्धि दर, राजस्थान में सबसे अधिक बाड़मेर जिले की दशकीय वृद्धि दर, और सबसे कम गंगानगर जिले की 10.06%। तो ये भी याद रख सकते हैं, राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक बाड़मेर की, बाड़मेर यानी बहुत, इसको याद रखने के लिए अधिक, बहुत अधिक है दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की, और कम है गंगानगर जिले की। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 122 लाख है। वार्षिक वृद्धि यानी हर साल में 122 लोग बढ़ जाते हैं। वार्षिक वृद्धि का मतलब भारत में जो संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। हर साल अगर 122 लाख लोग बढ़ेंगे, 1,22,00,000 लोग प्रति वर्ष बढ़ेंगे, तो ये हमारे संसाधनों को और पर्यावरण की जो हम बातें कर रहे हैं उन सब को निष्क्रिय करने के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है ना, तो पर्यावरण और संसाधनों का अगर संरक्षण करना है तो हमको ये जो वार्षिक वृद्धि दर है, हमारी वार्षिक वृद्धि है 122 लाख, हर साल 122 लाख लोग जो बढ़ रहे हैं उनमें कमी लाना ज़रूरी होगा, नहीं तो हमारे संसाधनों और पर्यावरण का जो संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। अगर इसी अनुमान से आंकड़े बढ़ते रहे, प्रतिवर्ष 122 लाख, तो 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन सकता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, नंबर 1 बनना है जनसंख्या के मामले में, तो 122 लाख लोग जो हर साल बढ़ रहे हैं वही बढ़ते रहे, तो 2045 आते आते चीन से आगे निकल जाएंगे, भारत आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि के कारण। देश में या राज्य में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये हमने अभी पहले भी इसको समझा था। जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, प्रवास क्या होता है। किसी भी स्थान की जनसंख्या में होने वाली कमी या वृद्धि के लिए ये 3 घटक हैं वो
उत्तरदायी होते हैं। तो कमी या वृद्धि के कारणों में 3 चीज़ें, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, वृद्धि दर जो हमने पढ़ा था वो 100 पर था, ये याद रखना। और यहाँ पर जो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पढ़ रहे हैं वो 1000 पर है, प्रति 1000 पर। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वो जन्म दर कहलाती है। जीवित बच्चे, ये शब्द भी भूलना मत, जीवित बच्चों का जन्म, जितने भी जीवित हैं वो जन्म दर है 1000 पर 1 साल में। ठीक वैसे ही 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये जो मृत्यु दर है वो भी 1000 पर निकाली जाती है, जन्म दर है वो भी 1000 पर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जन्म लेते हैं वो जन्म दर, और प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने मर जाते हैं वो मृत्यु दर। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट। 1980 तक क्या हुआ? उच्च जन्म दर रही, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा, और मृत्यु दर में गिरावट, मरने वालों की संख्या में कमी। जन्म लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी और मरने वालों में कमी। कब तक? 1980 तक ऐसा होता रहा, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक क्यों हुई 1980 तक? क्योंकि उस समय उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में कमी थी, इसलिए 1980 तक का जो आंकड़ा था वो बढ़ता रहा। लेकिन 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई है। अब जैसे जैसे शिक्षा, जागरूकता, चेतना और पर्यावरण संबंधी या परिवार कल्याण संबंधी जो भी कार्यक्रम है उन सब में लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अब जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई है 1981 के बाद, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। गिरावट आई है पर कम नहीं हुई, इतनी कम नहीं हुई। ये 1980 के मुकाबले में कमी हुई है। ठीक है ना, 1980 तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, पर 1981 के बाद थोड़ी गिरावट आई है जनसंख्या की वृद्धि दर में। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ये हमने पहले समझा है इसको, जन्म, मृत्यु और प्रवास क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं। कि व्यक्ति जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। गांव को छोड़ करके शहर में चले जाना, या शहर को छोड़ करके गांव में आ जाना, या भारत को छोड़ करके किसी और देश में चले जाना, फिर कई साल वहाँ पर रहने के बाद फिर से भारत में आ जाना, तो ये प्रवास होता है। प्रवास आंतरिक भी होता है, यानी देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, देशों के बीच। देश के भीतर जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए, तो वो आंतरिक प्रवास होता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी भारत को छोड़ करके अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, कहीं पर किसी दूसरे देश में चले गए, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास से जनसंख्या के आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आप समझ गए होंगे कि आंतरिक प्रवास से जनसंख्या के आकार में क्यों परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो उस देश के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, आंतरिक प्रवास कहाँ होता है? देश के भीतर। तो जब लोग देश के भीतर ही रह रहे हैं, तो चाहे वो भारत के राज्य राजस्थान में रहें, या गुजरात में रहें, या महाराष्ट्र में रहें, पर रहे तो भारत में ही रहें, तो इसलिए भारत की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। वितरण भी हमने समझा था कि कहीं पर लोग ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत अधिक लोगों का घनत्व ज़्यादा है, तो ये घनत्व या वितरण प्रभावित होता है। जब कभी भी आंतरिक प्रवास होता है तो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। भारत में अंतर्राज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जिसका प्रमुख कारण है विवाह। हम सभी जानते हैं कि जब विवाह होता है तो कन्या है वो पुरुष के घर चली जाती है। तो ये जो अंतर्राज्यीय प्रवास है भारत में, वो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, और उसका प्रमुख कारण है विवाह। और दूसरा जो प्रवास है वो दूसरे स्थान पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, और वो भी हमने पहले देख लिया था कि जब कभी भी रोज़गार की या भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में व्यक्ति होता है तो वो गांव से शहर की ओर जाता है, और जब गांव से शहर की ओर जाता है तो ये भी
प्रवास से जनसंख्या की वृद्धि उधर शहर में हो जाती है और गांव में जनसंख्या की कमी हो जाती है। तो दो तरह से प्रवास हमारे देश में होते हैं। एक तो अंतर्राज्यीय प्रवास जो गांव से गांव की ओर होता है, जिसका प्रमुख कारण है विवाह, और दूसरा है ग्रामीण से शहर की क्षेत्र की ओर, जहां पर उसको रोज़गार या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति जाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब है जनसंख्या समस्या। सभी को पता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो एक समस्या है, इसलिए यहाँ पर लिखा है जनसंख्या समस्या। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। ठीक है, क्यों है ठीक? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे देश की आर्थिक समृद्धि जो भी हमारे देश में उत्पादित होता है, वो हमने इसके पहले पढ़ा था, जो हमारे विनिर्माण वाले जो टॉपिक्स हमने देखे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो निर्यात करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता और हमको उल्टा आयात करना पड़ रहा है, तो जिससे देश की जो आर्थिक तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा, देश में जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जितना आकलन करती है सरकार या जितने आकलन इन योजनाओं के लिए होता है वो फिर पूरा नहीं पड़ता। तो इसलिए लिखा है कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी देश की आर्थिक समृद्धि रुकती है, कम होती है, उसकी जो स्पीड है उसमें कमी आती है। इससे जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? जैसे एक परिवार का उदाहरण ले, एक परिवार में अगर 10 व्यक्ति हैं या 20 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर जो वो व्यक्ति कमा रहा है उसका जितना अंश या जितना उसका लोगों को या उसके परिवार के सदस्यों को फ़ायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। और किसी परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं तो वहाँ के परिवार खुशहाल होता है, क्योंकि उसकी जो भी इनकम होती है उससे उन सभी के परिवार के जितने भी लोग हैं उनको उसका अंश मिल पाता है, उन सबका फ़ायदा मिल पाता है। तो एक परिवार, हम मान लें हमारा देश भी एक परिवार है, तो उस परिवार में अगर लोग कम होंगे तो जो हमारी इनकम देश की होगी वो सभी के लिए बहुत अच्छी लाभदायक हो पाएगी। इसीलिए लिखा है कि इससे अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जीवन की गुणवत्ता, जीवन को जो जो भी चीज़ें चाहिए, जो जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में जो कुपोषण की कई बातें आती हैं या कई बार शिक्षा में जो उसको बच्चों को अच्छी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, या कई बार जो उनका जो सामाजिक जीवन स्तर होता है वो प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें जनसंख्या वृद्धि से होती हैं। बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ती है। इतने अधिक रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाते जितनी जनसंख्या है, तो बेरोज़गारी बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है, क्योंकि परिवार में लोग ज़्यादा होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे, कमाने वाले कम होंगे, तो गरीबी स्वाभाविक है बढ़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की समस्या भी उत्पन्न होती है और आजकल जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी भी कमी हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होने से सभी को भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाती। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तो तेज़ी से गिरावट आई है, परंतु जन्म दर में यह गिरावट कम है। मृत्यु दर में गिरावट तो आ गई कि हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं या कहीं ना कहीं जो भी इस देश में जो विकास हुआ उसकी वजह से देश में मृत्यु दर तो कम हुई है, परंतु जन्म दर में अभी तक कमी इतनी नहीं हुई जितनी मृत्यु दर में होनी चाहिए। तो जन्म दर में भी उतनी ही कमी हो जाएगी, उस दिन फिर हमारी जनसंख्या है वो स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। जितनी जन्म दर उतनी ही मृत्यु दर हो जाएगी, तो स्थिर जनसंख्या हो जाएगी और तब आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक होगी। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए मृत्यु दर में तो कमी हो गई है, अब जन्म दर में कमी करके देश की जो जनसंख्या समस्या है इसका समाधान कर सकते हैं। और इसका दारोमदार ये आने वाली पीढ़ी पर है, जो पीढ़ी ये वीडियोस देख रहे हैं उन पर है कि वो इस देश की जो मूल समस्या है जनसंख्या समस्या, जिससे दूसरी जितनी भी समस्याएं वो पैदा होती हैं, चाहे वो बेरोज़गारी कहो, गरीबी कहो, अराजकता कहो, ये सभी चीज़ें जनसंख्या समस्या से पैदा होती हैं। तो ये इस पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वो इस देश की समस्या में कमी करने में अपना सहयोग ज़रूर करेंगी, जनसंख्या समस्या को कम करने में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका अध्ययन निरंतर चलता रहे और हम आपके पास वीडियो तुरंत जैसे ही अपलोड होते हैं आपके पास पहुंच जाएं।
आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।